वो ले आओ ना जरा। ओके ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन, आपका टीचर, और शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं उसी बात को, वहीं से ही जहां से हमने डिस्कनेक्ट किया था, कल डिसकंटिन्यू किया था। डियर स्टूडेंट्स, एक बात कंफर्म कर दीजिए मुझे कि क्या आपको मेरी आवाज़ और तस्वीर दोनों आ रहे हैं? ओके ओके ओके। तो शुरू कर रहे हैं। देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये वही बात है जो हमने बेटे स्लाइड पिक से मुराद स्लाइड, स्लाइड आपको शो हो रही है आपके फोन पर या कंप्यूटर के ऊपर? मैं ये पूछ रहा हूँ, पिक नहीं पूछ रहा। खैर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर का जिक्र किया था, ये वही है, एनी टू एंड फ्रो मोशन, बट इट मस्ट बी अ पीरियोडिक वन। ठीक है? और हर वो चीज ये ऑसिलेटर कहलाएगी हार्मोनिक, अगर हार्मोनिकली मूव कर रही है तो। ठीक है? द वेलोसिटी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने फाइंड करने की कोशिश की थी, हमने करनी थी इसकी वेलोसिटी, और वही फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, वेलोसिटी का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया था, जो कि था प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही था ना? हाँ, यही था ना? याद है आपको? वेलोसिटी का फार्मूला यही था ना? हम्म। रिप्लाई नहीं कर रहे आप लोग? सारे बच्चे रिप्लाई किया करो ताकि पता लगे। ओके 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 ओके, शांत हो जाओ बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। ओके, देखो, अब हमने यहां पर v नहीं लिखना, हमने v की जगह v की वैल्यू लिख दी, dx ओवर dt। यस, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है? तो वेलोसिटी नहीं लिखा मैंने यहां पर, v की जगह v की वैल्यू dx ओवर dt लिख दिया है। ठीक है? ओके, अब ये मेरे पास चूंकि प्लस में और माइनस में है, लिहाजा मैं इसे एक दफा प्लस में लिख लेता हूं। यहां पर मैंने माइनस में लिख दिया, देखो, माइनस dx, और एक दफा मैंने यहां पर प्लस में लिख दिया। ठीक है? क्योंकि दोनों वैल्यूज थी, प्लस माइनस में थी, हमने उसे अलग अलग करके लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि यहां पर इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ से, एक तो नेगेटिव वाली रकम को भी और पॉजिटिव वाली रकम को भी। यहां पर एक चीज जो मैं दिखा रहा हूं वो है ओमेगा डी टी। ऐसा ही है ना? ये एरो, रेड कलर के एरो से आपको ओमेगा डी टी नजर आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह का एक और सिंबल ओमेगा डी टी आपको दूसरी तरफ भी नजर आ रहा होगा। ऐसा ही है ना? है ना? असल में इसकी इंटीग्रेशन जो है ओमेगा डी टी की, ओमेगा टी होगी। ठीक है? ओमेगा टी इंटीग्रेशन होगी, और इसी के साथ आप नोटिस करेंगे कि हम एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे जिसे हम फाई कह रहे हैं। देखें अगले पेज पर, देखो, वही ओमेगा डी टी कन्वर्ट हो गया, जिसको मैंने ये पिछले स्टेप में एरो से शो किया था ओमेगा डी टी को, ये ओमेगा टी हो गया यहां पर। और इसके साथ एक फाई इंटीग्रेशन कांस्टेंट मेरे पास लग गया। सेम यही काम यहां पर भी होगा। हाँ, लेकिन याद रहे कि अगर माइनस की इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉज इनवर्स आएगा, पॉजिटिव की इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स आएगा। ये तो आपको मैथमेटिक्स में पहले से पता होगा। ठीक है? ओके, यहां पर देखो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाई आ गया, ओमेगा डी टी की इंटीग्रेशन की तो ओमेगा टी प्लस फाई आ गया। ठीक है? और सेम यही काम आपके पास यहां पर भी आ गया होगा। अब हमने इस स्टेप में क्या करना है कि ये जो कॉज इनवर्स आपको नजर आ रहा है ना, यहां पर इनवर्स है कॉस, वहां पर जाकर कॉस हो जाएगा। ऐसा ही है ना? और सेम इसी तरह से यहां पर साइन इनवर्स है। देखो, ये जो रेड कलर से के एरो से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है साइन इनवर्स।
राइट। लेकिन जब ये साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो साइन हो जाएगा, है ना। साइन इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड होगा, ऊपर चला जाएगा तो साइन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो वेयर फाई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहां पर भी हमारे पास फाई इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, देखो कॉस इनवर्स हमारे पास कॉस हो गया, कॉस इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव, और सेम यही काम यहां पर भी हो जाएगा, साइन इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों सूरतों में फर्क क्या है, सिर्फ साइन का और कॉस का है। ठीक हो गई बात। तो अब जो साइन और कॉस का जो डिफरेंस है ना, देखो ये यहां पर अगर आप एक्स एम यहां पर डिवाइड हो रहा था तो उधर जाकर एक्स एम जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रहे मेरी एग्जांपल में जो मैंने आपको झूले की एग्जांपल दी थी, वहां पर एक्स एम से मुराद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था एक्स एम से मुराद। तो देखो एक्स यहां पर भी एक्स एम यहां डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो हमने जो इस क्वेश्चन के शुरू में बात की थी वो ये कि हम फाइंड कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। हमने फाइंड किया वेलोसिटी कर ली थी, उसी वेलोसिटी के जरिए हमने डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया। हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, एक्स बराबर है एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और दूसरा है एक्स इज इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास दो फार्मूले आ रहे हैं, ठीक है। अब कौन सा चलाएंगे हम, क्या डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला राइट साइड वाला जिसमें कॉस लग रहा है वो लगेगा, या डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला वो जिसमें साइन लग रहा है वो होगा, ठीक है। तो इसका जो हमने फैसला करना है, लेकिन उससे पहले द इक्वेशन x is equals to xm cos into omega t plus phi is the displacement of a simple harmonic motion starts from extreme position। देखो आपके पास दो फार्मूले आए हैं, एक x is equals to xm cos, एक है x is equals to xm sin। यहां पर ये आपकी मर्जी है कि आप अपना जो मोशन है वो कहां से शुरू करना चाहते हैं। क्या आप एक्सट्रीम पोजीशन से अपना साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप अपनी मीन पोजीशन से अपना साइकिल जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर तो आप अपना मोशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन से, तो अब आपके पास लगेगा x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं नहीं जी एक्सट्रीम पोजीशन से हम स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, हम तो मीन पोजीशन से अपना साइकिल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तब द इक्वेशन x is equals to xm sin into omega t plus phi is the displacement of a harmonic motion starts from mean position। अगर आप मीन पोजीशन से शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होगा x is equals to xm sin into omega t plus phi। ये बात समझ में आई आपको। आपके पास दो फार्मूले हैं डिस्प्लेसमेंट के, दोनों आपको अख्तियार है, आप जो मर्जी आए फार्मूला यूज करें, लेकिन रूल्स हैं। अगर आप अपना साइकिल शुरू करना चाहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन से तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, अगर आप अपना साइकिल शुरू करना चाहते हैं मीन पोजीशन से तो नीचे वाला फार्मूला चलेगा, ठीक है। लेकिन मैं जस्ट आपको सिर्फ एक थोड़ी सी छोटी सी एक बात बता रहा हूं कि इन दी होल बुक, इस सारी किताब में कौन सी, वेव्स ऑसिलेशन नामी ये जो किताब है, इसमें हम पहले 3 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, और इन पहले 3 चैप्टर्स में एम्पलीट्यूड्स ही का जिक्र होगा। आगे से वो रिफ्रैक्शन वगैरह की तरफ चले जाएंगे, पोलराइजेशन की तरफ चले जाएंगे तो ये फार्मूले चेंज हो जाएंगे। हाँ, तो ये पहले 3 चैप्टर्स में हम ये फार्मूला पढ़ेंगे। तो होल बुक से मुराद वो पहले 3 चैप्टर। इस पूरी किताब में यानी उन पहले 3 चैप्टर्स में हम जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का जिक्र करेंगे तो हमेशा हमारा साइकिल शुरू होगा एक्सट्रीम पोजीशन से। देखो ये हमारी मर्जी है कि हम मीन पोजीशन से शुरू करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करते हैं, है ना। फर्ज करें आपने ये फैसला किया कि मैं एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करूंगी, तो ठीक है एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करो, लेकिन तमाम वैल्यूज अब आपने एक्सट्रीम पोजीशन से ही स्टार्ट करनी है। तमाम वैल्यूज जो पुट करेंगे आप वो एक्सट्रीम वाली पुट करेंगे, फिर मीन वाली पुट नहीं करनी। नहीं, ठीक है,
आप चाहती हैं कि मैं मीन पोजीशन से शुरू करूं, ठीक है मीन पोजीशन से शुरू कर दो, लेकिन फिर तमाम वैल्यूज आपने मीन पोजीशन वाली पुट करनी है, ये रिस्ट्रिक्शन है। इस किताब में चूंकि राइटर ने यह फैसला किया कि मैं एक्सट्रीम पोजीशन वाली वैल्यूज को यूज करूंगा, x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5, लिहाजा इस पूरी किताब में जब भी x का जिक्र आएगा हमेशा आएगा एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ऐसा नहीं कि उसने इसको इग्नोर कर दिया, नहीं, ये मर्जी है आपकी कि आप ऊपर वाला फार्मूला यूज करें नीचे वाला फार्मूला यूज करें। किताब में ऊपर वाला फार्मूला यूज हो रहा है, लिहाजा तमाम जो इक्वेशंस हम पढ़ेंगे उसमें x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आएगा, x इज इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, साइन वाला नहीं, साइन वाला सही है, लेकिन आपने ये फैसला करना है कि इन दोनों में से कौन सा इंतखाब करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ चीजें आपके ऊपर आ जाती हैं कि आप क्या चाह रहे हैं या कहां से स्टार्ट करेंगे, ये आपकी अपनी मर्जी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया नजर आ रही है तुम्हें, हाँ ये दुनिया नजर आ रही है तुम्हें, ठीक है, ये दुनिया है। बताएगा कोई बच्चा कि हमारी जो डिग्रीज हैं, 0 डिग्री कहां से शुरू होता है? लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लेटीट्यूड्स होते हैं, जाहिर है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहीं ना कहीं से तो शुरू होता होगा। कहां से शुरू होता है, कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा बता दे। हरी अप, हरी अप, हरी अप, हरी अप, जल्दी जल्दी बताओ, वेट कर रहा हूं मैं। नहीं आता, ओके कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। देखो असल में जो डिग्रीज है ना, 0 डिग्री कोई रूल नहीं है, 0 डिग्री कहां से शुरू होनी है। असल में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कस किया था। वो जिस शहर में रहते थे उस शहर का नाम था ग्रीनविच, इंग्लैंड में, लंदन में, यूके में ये एक शहर है ग्रीनविच। यहाँ से इस शहर में चूंकि वो रहते थे, लिहाजा इसी शहर से वो डिग्रीज का आगाज किया गया, और हम ये मानते हैं कि 0 डिग्री जो है वो ग्रीनविच से शुरू होती है। यानी पूरी दुनिया को अगर आप डिग्रीज में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड कर दें, तो जो 0 डिग्री होगी ना वो ग्रीनविच से शुरू होगी। अब साइंस में इसकी मंतक क्या है, वजह क्या है? कोई वजह नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। बस जैसे फोर्स में F इज इक्वल टू एम में, अब फोर्स के यूनिट्स क्या है जी? न्यूटन है। न्यूटन क्यों है? क्योंकि उसे आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था, है ना। तो साइंस दान के पीछे उन्होंने उसका नाम रख दिया। बिल्कुल इसी तरह से ये याद रखने के लिए उन्होंने जो डिग्रीज है उनका आगाज यहां से शुरू कर दिया। आप जहां से मर्जी आए करें। मिसाल के तौर पर अगली तस्वीर है हमारे पास, एक क्रिकेट ग्राउंड की, लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है। अब इसमें आप नोटिस करें कि एक पिच है, ठीक है। अब ये रही पिच, मैंने रेड कलर के एरो से शो कर रहा हूं इसे, ओके। पिच की लंबाई कितनी होती है, कोई बच्चा बताएगा? हाँ, पिच की लंबाई होती है 22 यार्ड्स, 22 यार्ड्स। यार्ड्स मतलब कदम, 22 कदम, ठीक है। अब 22 कदम की ये पिच है, शुरू कहां से करोगे? अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि मापो इसे, तो कहां से शुरू करोगे तुम? ये तुम्हारी मर्जी है। लेफ्ट साइड से शुरू करो मापना, तो वहां पर आप 0 कंसीडर करेंगे कि 0 से शुरू किया और 22 यहां पर हो गए, ओके। नहीं, शुरू करो तुम लेफ्ट, मैंने लेफ्ट कहा था, अब राइट कह रहा हूं, राइट साइड से शुरू कर दो। ये तो तुम्हारी मर्जी है ना, तो राइट साइड पर तुम्हें 0 करना पड़ेगा। अब देखो तुम्हारा 0 फ्लोट कर रहा है। कुछ बच्चे, अगर मैं ये कहूं कि जी इसे मैयर करो, तो कुछ बच्चे कहेंगे जी मैं लेफ्ट साइड से मैयर कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वहां से 0 से शुरू करेंगे और 22 से 8 पूरे कर देंगे। लेकिन कुछ बच्चे ये कहेंगे कि नहीं जी हम तो राइट साइड से शुरू करेंगे, तो उनका 0 यहां पर होगा, है ना। तो ये तो आपकी मर्जी है ना, आप कहां से मैयर करना चाहते हैं, कहां से मैयर करना चाहते हैं। कुछ बच्चे यहां से मैयर कर रहे हैं जहां पर ये एरो मैंने डाल दिया, तो उनके लिए 0 यहां पर होगा। ऐसे ही है क्या? नहीं, ओके। कुछ बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं देखो तुम्हारा 0 तो यहां से शुरू हो गया ना, जहां से अंपायर खड़ा हुआ है, नजर आ रहा है तुम्हें, है ना, अंपायर खड़ा हुआ है, यहां से तुम्हारा 0 शुरू हो गया। लेकिन अब कुछ बच्चे और आ गए, वो कहते हैं हम भी खेलेंगे इसी ग्राउंड में। अक्सर ऐसा ही होता है, गली मोहल्लों में जो ग्राउंड होते हैं उसमें एक से ज्यादा टीमें बैक वक्त खेल रही होती हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है ना।
तो ठीक है, कुछ बच्चे आ गए, उन्होंने कहा जी हम अपनी पिच खुद बनाएंगे, और ये लो, ये रेड कलर का निशान तुम्हें नजर आ रहा है, वो कहते हैं हम यहां पर बनाएंगे पिच। ठीक है, तो ये पिच यहां से लेकर यहां तक, ये रेड कलर की जो दो लाइंस आपको ये जो दूसरे अंपायर के पास नजर आ रही हैं, ये अब वो उन्होंने ये पिच बना ली। ठीक है, ये पिच बन गई। अब इसके लिए वो कहां से गिनेंगे, है ना, या तो लेफ्ट साइड से गिनेंगे जीरो, या राइट साइड से। अब देखो जीरो तो दो हो गए, एक पहली वाली पिच है वहां पर भी एक जीरो है, एक नीचे वाली पिच आ गई उसी ग्राउंड पर, वहां भी जीरो आ गया। तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप कहीं भी जीरो सिलेक्ट कर लें और वहां से अपनी रीडिंग्स जो है वो शुरू कर लें। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी कि ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप जीरो कहां से शुरू कर रहे हैं। आप अगर अपनी मेजरमेंट्स का आगाज झूले में एक्सट्रीम पोजीशन से करते हैं, इट्स ओके, आपकी मर्जी है, फिर तमाम कैलकुलेशंस वहीं से ही करनी पड़ेंगी, बस रिस्ट्रिक्शन ये है। अगर आप कहते हैं नहीं जी नहीं, मैं तो मीन पोजीशन से करूंगा या करूंगी, तो ठीक है, मीन पोजीशन से कर ले, लेकिन फिर तमाम वैल्यूज, तमाम कैलकुलेशंस आपको मीन पोजीशन से ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ, तो ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जहां से मर्जी है जीरो जो है वो स्टार्ट करें। ओके, ओके, शाबाश शाबाश, बस ये काम एक अच्छा करते हो तुम लोग कि रिप्लाई कर देते हो। सही हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। ओके, लो जी, अब हम आगे चल रहे हैं। देखो देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन एज x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो हमारे पास दो फार्मूले थे, मैंने इंतखाब किया x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि वो साइन वाला फार्मूला गलत है, नहीं, मैं अपनी कैलकुलेशंस को स्टार्ट करना चाह रहा हूं एक्सट्रीम पोजीशन से, इसीलिए मैंने ये फार्मूले का इंतखाब किया, यानी x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ओके ओके। देखो एम्पलीट्यूड, देखो जब तुम मीन पोजीशन पर, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, अरे भाई ये वाली, ये जो ब्लैक कलर की सीधी लाइन चल रही है, यहां पर मीन पोजीशन वो है जहां पर ये ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका जो क्रस्ट और ट्रफ है वो मीट कर रहे हैं। ये एरोस मैं गायब कर रहा हूं, ला रहा हूं, गायब कर रहा हूं, ला रहा हूं। देखो ये है मीन पोजीशन। अगर मैं अपने साइकिल को यहां से शुरू करूं तो होना चाहिए x इज इक्वल टू एक्स एम साइन इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन नहीं, ये तो मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ऐसा ही है ना। लेकिन मैं असल में शुरू करना चाहता हूं ये है एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो दूसरा एरो तुम्हें नजर आ रहा है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम। मैं अपनी कैलकुलेशंस को यहां से शुरू करना चाहता हूं, और ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है हम इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आप गेंद को फेंकते हैं, कितना ऊपर गई, जितना ऊपर जा सकती है, जब गेंद उस हाइट पर पहुंच जाएगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, अब वो रुक जाएगा, है ना। तो ये है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किया, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो पर्पल कलर से आपको नजर आ रहा है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस ही है ना। अगर आप इसी ग्राफ को और ऊंचा बना देते तो इस पर्पल लाइन जो है वो और बड़ी हो जाती, है ना। तो एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्पलीट्यूड, और ये बराबर होगा हमारे पास एक्स एम के। ओके, जरूरी नहीं ऊपर ही की तरफ हो, नीचे की तरफ भी आ सकता है, जैसा कि आपको यहां पर फेरोजी रंग में एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है ट्रफ में, है ना। क्रस्ट में भी आपको एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है, ट्रफ में भी। तो ये दोनों बराबर होते हैं, बस एक लाइन के ऊपर होगा, एक लाइन के नीचे होगा। बहरहाल मैं अपनी कैलकुलेशंस को एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करना चाहता हूं, लिहाजा मैं इस फार्मूले का इंतखाब कर रहा हूं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन आपको ये ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मीन पोजीशन है, इससे मैक्सिमम दूरी, जितना दूर जा सकता है उतना दूर जाए। तो मैक्सिमम जो दूरी है वहां पर, उस पॉइंट पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसे मैं एम्पलीट्यूड कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, बुक कह रही है। ठीक है, तो ये कहलाता है एम्पलीट्यूड,
जो कि बराबर है एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और अगर देखो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी आपके पास 90 डिग्री पर, है ना, तो फिर cos 90 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 1, यानी जो एम्पलीट्यूड है वो है एक्स एम। ठीक है, ओके ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। द पीरियड ऑफ मोशन, ठीक है, द पीरियड ऑफ मोशन। याद रहे हमने वेलोसिटी फाइंड करनी थी, वेलोसिटी फाइंड कर ली, हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया। अब तीसरी बात हम करने जा रहे हैं और वो है पीरियड। हमने पीरियड फाइंड करना है और पीरियड के बाद आखिरी काम होगा फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक काम छोटा सा देना है और वो ये कि फ्रीक्वेंसी जो है वो आप खुद फाइंड करेंगे। बस मैं पीरियड तक ही पढ़ाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह नया चैप्टर, नया क्वेश्चन जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें, बेसिक चीजें आपको मैंने समझा दी थी। यहाँ पर बस एक पीरियड का जिक्र रह गया, वो भी करा देता हूँ आपको। तो जो आखिरी टॉपिक था हमारे इस वेव्स ऑसिलेशन का, जो पहला क्वेश्चन था, उसमें हमने एक तो डिफाइन करना था सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो डिफाइन कर दिया। फिर हमने फाइंड करना था वेलोसिटी, हमने फाइंड कर ली। हमने फाइंड करना था एक्सेलरेशन, आई थिंक हम कर चुके हैं। फिर हमने फाइंड करनी थी वेलोसिटी, हम वेलोसिटी फाइंड कर चुके हैं। और अब हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं और आखिरी रह जाएगा फ्रीक्वेंसी। ओके, तो मैं अब यहां पर बात कर रहा हूं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम needed to complete one vibration is called period of motion। ठीक है, द टाइम नीडेड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी एक मुकम्मल चक्कर जब कोई जिस्म गोल घूम कर लगा लेता है तो यह कहलाता है पीरियड ऑफ मोशन। उस मोशन का पीरियड, मिसाल के तौर पर जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है ना, तो एक मुकम्मल चक्कर लगाकर जब वापस वहीं पहुंच जाएगी जहां से चली थी, तो ये कंप्लीट राउंड ट्रिप उसने कितनी देर में तय किया, कितने टाइम में तय किया, हम इसे कहेंगे पीरियड ऑफ मोशन। ठीक हो गई बात? एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जरूरी है, जहां से चला वापस वहीं आकर रुके, ये जरूरी है। या एक मुकम्मल सर्कल हो या एक मुकम्मल क्रस्ट और ट्रफ हो, तब ये एक पीरियड बन जाएगा मोशन का। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? याद रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पीरियड की, कि एक मुकम्मल कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वो जो है वो पीरियड ऑफ मोशन कहलाता है। यानी जहां से आप चले, गोल घूमकर सारा चक्कर मुकम्मल कर कर आप वापस वहीं आकर रुक जाएं, तो जितनी देर में आपने ये फासला तय किया उसको हम कहेंगे पीरियड ऑफ मोशन। उस टाइम को, टाइम नीडेड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का जो रेसिप्रोकल लोगे वो भी टाइम पीरियड के बराबर होता है, क्या नहीं होता? आप अक्सर बचपन में करते रहे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 आवर एफ, या एफ इज इक्वल टू 1 आवर टी, है ना? तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी असल में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे का उलट होते हैं। उसी चीज को मैं डिफाइन कर रहा हूं। तीसरी बात, द टाइम आफ्टर विच फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक मोशन। आप गोल घूमकर वापस आ गए और उसके बाद फिर वही कैलकुलेशंस शुरू हो गई, तो हम उसे कहेंगे क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ये जो आखिरी लाइन है ना, ये ओके ओके, हाँ, तो टाइम, ये जो आखिरी लाइन है, मैं इसे एक एग्जाम्पल की मदद से थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। बहरहाल एक बात याद रखिएगा कि जब आप देखो जब जमीन सूरज के गिर्द गोल घूमती है, फर्ज करो मार्च में आपने ये कैलकुलेशन शुरू की, तो मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, जमीन चलती जा रही है, चलती जा रही है, और फिर वापस मार्च में कहाँ होगी जमीन? अरे भाई वहीं होगी जहां से वो चली थी, जहां से आपने कैलकुलेशन शुरू की थी। ऐसा ही है ना? और उस मार्च के बाद फिर क्या आएगा? अरे भाई फिर अप्रैल आ जाएगा, फिर मई आ जाएगा, फिर जून आ जाएगा। ऐसा नहीं है? ऐसे ही है ना? है ना? तो एक मुकम्मल चक्कर करने के बाद सेम वही कैलकुलेशंस फिर से रिपीट हो जाती हैं। अच्छा चलो 2 चक्कर लगा लिए,
उसके बाद भी तो मार्च आएगा, उसके बाद भी तो अप्रैल आएगा, उसके बाद भी तो जून आएगा, है ना। तो हर चक्कर लगाने के बाद वही वैल्यूज फिर से रिपीट होती हैं। ये मतलब है इस लाइन का, द टाइम आफ्टर विच फंक्शन रिपीट इटसेल्फ। वही फंक्शन अपने आप को फिर से रिपीट करेगा, वही कैलकुलेशन, वही आंसर फिर से आने शुरू हो जाएंगे जब आप एक चक्कर मुकम्मल कर चुके। तो दिस इज कॉल्ड पीरियड ऑफ पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मोशन उसे कहते हैं जिसमें टाइम चेंज ना हो, यानी जितना टाइम, जितनी देर एक चक्कर लगाने में लगी, उतना ही टाइम उतनी ही देर दूसरा चक्कर लगाने में लगे, उतना ही टाइम उतनी ही देर तीसरा चक्कर लगाने में लगे। तो आपने मार्च में कैलकुलेशन शुरू की थी जमीन की सूरज के गिर्द, और फिर मार्च में वापस आ गए, तो ये एक टाइम पीरियड मुकम्मल हो गया। और उसके बाद देखो ना, आप एक चक्कर मुकम्मल कर चुके हो, उसके बाद फिर वही माहौल, फिर वही महीना, फिर वही गर्मी, फिर वही सर्दी, फिर वही मौसम, है ना। आ गई समझ? हाँ, आ गई। ओके। ओके, यहां पर डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताना चाहूंगा। वो एक बात आपको बहुत काम आएगी। ये अक्सर मैं बच्चों को फर्स्ट ईयर में बताता हूँ, थर्ड ईयर में भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप बच्चे ही तो हैं, भूल चुके होंगे। तो देखो, ओमेगा की आपके पास दो कीमतें होंगी। एक ओमेगा बराबर होगा 2 पाई एफ, अभी नहीं, अगले 3 चैप्टर्स में यही होता रहेगा। ओमेगा एक बराबर होगा 2 पाई एफ, और दूसरा ओमेगा बराबर होगा 2 पाई/टी, 2 पाई/टी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि जो ओमेगा है, एक होगा 2 पाई एफ और एक होगा ओमेगा जो कि बराबर होगा 2 पाई/टी के। मेरे पास 10 मिनट रह गए हैं, तेजी से शुरू करता हूं। देखो, 2 पाई/ओमेगा, ये आपकी बुक में कहीं ना कहीं आपको इसी पेज पर, कि जहां पर पीरियोडिक मोशन है, पीरियड ऑफ मोशन है, वहां पर नजर आ जाएगा। यानी ये है टाइम पीरियड। अच्छा, दूसरी वाली इक्वेशन, ओके, मैं इसे गायब करता हूं, फिर लिखता हूं, फिर गायब कर रहा हूं, फिर लिख रहा हूं। इस इक्वेशन पर फोकस करो जरा। ओमेगा किसके बराबर है? 2 पाई/टी के। अच्छा देखो, मुझे इसमें से टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और उधर का ओमेगा नीचे आ जाएगा। ऐसा ही है ना, रिप्लेस हो जाएंगे ना, कि नहीं होंगे? हाँ, नहीं होंगे कि हो जाएंगे? हाँ, बोलो ना। ओके। ओके, तो देखो, मैंने क्या किया, टाइम पीरियड निकाल लिया 2 पाई/ओमेगा। असल में ये टी, कैपिटल टी बराबर है, यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी में भी बड़ा फर्क है, बहुत काम आने वाला है आपको। मैंने सिर्फ क्या किया कि ये जो टी है ये चला गया ओमेगा की जगह, और ओमेगा मूव कर गया टूवर्ड्स टी, तो आपके पास टाइम पीरियड आ गया। याद रहे, एक मुकम्मल राउंड ट्रिप को, एक मुकम्मल साइकिल को, एक मुकम्मल क्रस्ट और ट्रफ को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करने की गलती ना करना। कैपिटल टी का मतलब और होता है, स्मॉल टी का मतलब और होता है। क्या होता है मैं थोड़ी देर में अपने बच्चों को बता देता हूं। बहरहाल, टाइम पीरियड आपके पास आ गया 2 पाई/ओमेगा। ठीक हो गई बात? टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 2 पाई/ओमेगा। असल में हमने ओमेगा की दो वैल्यूज इस्तेमाल की थी, 2 पाई/एफ और 2 पाई/टी। तो मैंने ये दूसरी वाली वैल्यू में से टाइम पीरियड निकाल लिया, टाइम पीरियड को उधर ले गया, ओमेगा को इधर ले गया। एक ही बात बार बार दोहराए जा रहा हूं मैं। बहरहाल, उम्मीद है समझ आ गई होगी कि टाइम पीरियड बराबर है 2 पाई/ओमेगा के। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। देखो, ओके, 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 माजबीन, बेटे, मुझे यहाँ पर रेज्ड हैंड तो आ रहा है। आप कमेंट में लिख दें जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, आप बिला झिझक चैट कर सकते हैं, ताकि मुझे यहाँ से आपका फीडबैक भी मिलता रहे। ठीक है, तो ये देखो, मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये है x=xm cos ωt+5, ये है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, याद रखना, ये है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है ये। चूंकि मैं अपनी कैलकुलेशंस को एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करना चाह रहा हूं, लिहाजा x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ही का इंतखाब कर रहा हूं। ओके, अब मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर मैंने देखो t को t प्लस टू पाई ओवर ओमेगा, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आफ्टर टाइम t, ये क्या हो गया? ये बात तो तुम्हें समझ नहीं आई, है ना? ये दूसरी लाइन जैसे मैं लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं, ये बात तो तुम्हें समझ नहीं आई कि आ गई है? जल्दी बताओ। क्या आ गई है? आ गई है, पता नहीं क्या आ गई है। अरे भाई कहां से आ गई? ओके 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 सर, नहीं आई। अब तुम सच कह रहे हो नहीं आई, क्योंकि मैंने ये बात तुम्हें समझाई ही नहीं। तुम कह रहे हो आ गई, कहां से आ गई? नहीं आई तुम्हें समझ। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये बात क्या हो रही है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई ओवर ओमेगा। 3 मिनट। ओके ओके, चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रोक रहा हूँ, टाइम असल में ओवर हो गया। यहीं से ही इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। कल हमारा लास्ट डे होगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। मैं कोशिश करूंगा कि ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड है ये ख़त्म करा दूं, और इसी दौरान में भी फ्रिक्वेंसी भी आपको ख़त्म करा दूंगा। तो फिर यहाँ से इंशाल्लाह फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।